तो हम स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्वेश्चन है पिगूस थियरी। ठीक है, आप लोगों को इसका स्टेटमेंट याद रखना है। पिगूस की जो पिगू थियरी है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का लेवल, वो लेवल कौन डिसाइड करता है? वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलेंगे? श्रम बाजार के अंदर जो संतुलन होता है, लेबर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होता है, वो डिसाइड करता है मार्केट के अंदर कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना रहेगा और आउटपुट कितना रहेगा, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कितना रहेगा। ठीक है, अब वन बाय वन अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा नाम है वो है क्लासिकल थियरी ऑफ वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको तीन चीजें याद रखनी है। क्लासिकल थियरी ऑफ वेज एंड एम्प्लॉयमेंट किसने दी थी ये थियरी? तो ये दी थी AC पिगू ने। क्लियर? और इस थियरी में क्या बोला था? जो लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम है, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या डिसाइड करता है? कंट्री के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ आउटपुट। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू, दोनों के बीच में इज इक्वल टू लगा है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। ठीक है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जब लेबर्स की सप्लाई, ठीक है, किसके इक्वलेंट हो जाएगी? लेबर के डिमांड के। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड एंड सप्लाई, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पे ही क्या होता है? मार्केट के अंदर आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। ओके, अब हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे। They believe that level of employment and level of output in the economy depend upon the supply of labor and demand for labor. तो जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जैसे पिगू, एडम स्मिथ, JB सेज, उनका ऐसा मानना था, उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो लेबर की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर और जो लेबर की डिमांड है, वही इकोनॉमी के अंदर क्या करती है? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। वो एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल कर रही है और वो आउटपुट को भी कंट्रोल कर रही है। कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होगा, प्रोडक्शन यानी आउटपुट का लेवल कितना होगा, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये हो रहा है लेबर की सप्लाई से और लेबर की डिमांड से। तो ये पहला पैराग्राफ था कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन से इकोनॉमी के, जिसके ऊपर सबको डिपेंड करता है? लेबर्स की सप्लाई और लेबर की डिमांड। अब वन बाय वन अपन दोनों चेक करेंगे कि कैसे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर की सप्लाई। यहाँ पर देखिए, सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। जो लेबर की सप्लाई है वो कितने फैक्टर पे डिपेंडेंट है? दो फैक्टर पे। सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर। फर्स्ट, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर, MIDL, एंड रियल वेज रेट। ठीक है ना? अब ये क्या होता है वो समझ लेंगे डिटेल से। देखो, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि लेबर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क करते करते उससे क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो डिसयूटिलिटी क्रिएट करते हैं लेबर के लिए। ठीक है, और रियल वेज रेट, उसको अपन तो जानते हैं, रियल वेज रेट मतलब उनको जो वेज रेट मिल रहा है वो। तो अब याद रखना, लेबर की जो सप्लाई है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे। लेबर की सप्लाई दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर और रियल वेज रेट। व्हेन द लेबर इज सप्लाइड, जब लेबर सप्लाई होते हैं, द लेबर हैव सैक्रिफाइस देयर लेजर रेस्ट टू क्रिएट द डिसयूटिलिटी टू द सप्लाई ऑफ लेबर। हम जानते हैं कि कोई भी अगर इंसान काम करता है, सपोज आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरा कंफर्ट सेक्रीफाइस करूँ, मेरा जो लेजियर है, मेरा जो आराम है, उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इट क्रिएट द डिसयूटिलिटी
ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई की डिसयूटिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि काम करने से मुझे थकान होगी, मुझे बोर्डम होगा, मुझे कंटाला आएगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे इकोनॉमी में रहना है, मुझे कंजम्पशन करना है, मुझे एक्सचेंज करना है, तो मुझे एक साइड सप्लाई भी करना पड़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब लेबर सप्लाई होती है, जब लेबर सप्लाई होती है, ठीक है, तो क्या क्रिएट, डिस यूटिलिटी क्रिएट होता है, क्योंकि जो लेबर है वो अपना क्या है, लेजियर और रेस्ट सेक्रीफाइस करता है। व्हेन द लेबर सप्लाई इंक्रीजेस, जब लेबर सप्लाई इंक्रीज होती है, मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, मार्जिनल डिस यूटिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्राफ पे आप चेक कर सकते हो, अगर ग्राफ सपोज ऐसा है, जैसे जैसे लेबर की सप्लाई बढ़ रही है तो मार्जिनल डिस यूटिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप चेक कर सकते हैं ना, देखो ये MDL दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और आगे क्या बोला है देखते हैं। सो लेबर विल प्रिपेयर टू सप्लाई मोर लेबर ओनली एट हायर रियल वेज रेट, ठीक है। तो याद रखना, अगर लेबर अपना आराम सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, लेबर अपना लेजियर या रेस्ट सेक्रीफाइस कर रहा है और ज़्यादा सप्लाई के लिए अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो क्या डिमांड करेगा, एट हाई रियल वेज रेट। तो याद रखिएगा आप, लेबर की जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर, वो कब क्रिएट होगी, वो कब इंक्रीज होगी, जब क्या रेट इंक्रीज होंगे, रियल वेज रेट। क्योंकि अगर आप सप्लाई इंक्रीज करोगे तो लेबर का, बेचारे लेबर का और ज़्यादा जो रेस्ट और लेजियर है, जो कंफर्ट है, वो सेक्रीफाइस होगा। अगर वो इतना ज़्यादा कंफर्ट सेक्रीफाइस करेगा तो वो क्या करेगा, वेज रेट ज़्यादा डिमांड करेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अपन ने क्या रिलेशन देखा, सप्लाई कब इंक्रीज होती है, सप्लाई दो चीज़ों से इंक्रीज होती है, ठीक है। एक तो MDL से, मार्जिनल डिस यूटिलिटी से, ठीक है ना, मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर, और दूसरा किससे, वेज रेट। आपको याद रखना है, वेज रेट और मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट के अंदर सप्लाई जो है लेबर की, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर मार्जिनल डिस यूटिलिटी को आप इंक्रीज करने, अगर आप सप्लाई इंक्रीज करना चाहते हो, आप लेबर की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसकी मार्जिनल डिस यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वेज रेट भी इंक्रीज होगा। अल्टीमेट पॉइंट इज, अगर आप वेज रेट इंक्रीज करते हो मार्जिनल डिस यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए, तो लेबर की सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज। और इसका वाइसे वर्जा केस क्या होगा, एकदम उल्टा, अगर लेबर की सप्लाई डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मार्जिनल डिस यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और वेज रेट भी क्या होंगे, डिक्रीज, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि कैसे होता है ये सब। सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज रेट, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर इज, SL इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, W अपॉन P इज इक्वल टू रियल वेज, ठीक है, और W इज इक्वल टू नॉमिनल वेज एंड P इज इक्वल टू प्राइस लेवल। अब आप ग्राफ पे ध्यान से देखो, दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझा के दिया है आपको, MDL को भी समझा के दिया है, मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर को, और दूसरे एंड पे आपको लेबर की सप्लाई भी एक्सप्लेन करके दी है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है, और सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे की साइड एक्स पे, एक्स एक्सेस पे, वहाँ पर आपको L लिखा हुआ है, ठीक है, लेबर। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होती है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है सप्लाई ऑफ लेबर, एक्चुअली इसको यहाँ पे आना चाहिए था, एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो आप सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज करते हो तो आप देखोगे आपकी जो मार्जिनल डिस यूटिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मान लो पहले जो सप्लाई थी अपनी O से OL1 तक थी, तो यहाँ पे मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर कितनी है, O से D1 तक। अगर आप और आगे इसको बढ़ाना चाहते हो, सप्लाई को बढ़ाना चाहते हो, आप ये पॉइंट अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप चेक करोगे आपकी जो मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट करता है, इसलिए आप देखोगे मार्जिनल डिस यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स सीधा सीधा रिलेशन है, अगर आप मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ लेबर को इंक्रीज करोगे तो लेबर की सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी समझना है कि अगर लेबर अपना डिस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है आपके सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, तो वेज रेट ज़्यादा मांगेगा, तो वेज रेट भी क्या होगी, हायर होगी। इसी कंसेप्ट को अपन यहाँ पे समझते हैं इस ग्राफ से। आप रियल वेजेस को देख सकते हो, रियल वेजेस है यहाँ पे, और दूसरे एंड पे आपको क्या दिखेगा, सप्लाई ऑफ लेबर एसेस, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही है, बट ऑन द अदर हैंड सप्लाई इंक्रीज करने जा रहे हैं अपन, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेज रेट भी आपका प्राइस 1 से कहाँ पे पहुंच रहा है, P2 तक पहुंच रहा है। क्लियर है ये सब कंसेप्ट? ठीक है, तो यही लॉ दिया था किसने, ये लॉ पिगू ने समझाया था। पिगू का लॉ क्या बोल रहा था कि मार्केट के अंदर लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड, लेबर की सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर जब इक्वल हो जाते हैं और उस यही डिसाइड करते हैं, यही डिटरमाइन करते हैं आपके लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अब हम आगे जाते हैं। आपको दोनों फिगर यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिए, वही एक्सप्लेन करा है जो मैंने आपको अभी समझाया है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, वेट अ सेकेंड। लेफ्ट फिगर, when the labor supply increases from OL1 to OL2, the marginal disutility of labor of the marginal disutility of supply of the labor also decreases, sorry, also increases from OD1 to OD2. So marginal disutility of labor curve is upward sloping from left to right. आप देख सकते हो ये लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड राइजिंग वर्ड यूज होना चाहिए था पर यहाँ स्लोपिंग बोला है। अब राइट फिगर आपको क्या शो कर रही है, देखो वो रिलेशन शो कर रही है वेज रेट का सप्लाई के साथ। द लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम OL1 to OL2 when the real wage rate increases from wage rate 1 to wage rate 2. So labor supply curve is upward sloping from left to right. आप देख सकते हैं ये भी कैसी है, अपवर्ड राइजिंग है, या बोल सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट। अब ये जो कंसेप्ट था ये पूरा के पूरा सप्लाई को समझाया था कि सप्लाई जो है वो कौन से दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, MDL पे और वेज रेट। और वेज रेट का फॉर्मूला ये है, वेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल। ठीक है, अब ये पूरा कंसेप्ट हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर पहुंचते हैं जो है डिमांड। ठीक है ना, मार्केट के अंदर दो ही चीज इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है, पिगू ने बोला था, एक सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर। अब हम डिमांड फॉर लेबर पढ़ने जा रहे हैं, DL। ठीक है, द डिमांड फॉर लेबर बाय द एंटरप्रेन्योर्स डिमांड्स अपॉन टू फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। अब अपन को ये याद रखना है कि जो लेबर की डिमांड है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो द डिमांड ऑफ फॉर द लेबर बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब जो धंधा चला रहे, जो नए व्यवसायी, साहसी बोलते जिनको, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंगली दो फैक्टर कौन से, एक तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जिसको अपन MPL बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एंड सेकेंड द रियल वेज रेट, द रियल वेज रेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट output Y in a country is produced by the labor N। क्या बोलते हैं, आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लेबर N and capital K, but in short run the capital plant equipment is assumed fixed। और ये भी हम जानते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर आप कैपिटल नेचर के जितने भी अपने रिसोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, इनका लेवल वो फिक्स रहता है। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि शॉर्ट रन के अंदर प्लांट और जो दूसरे प्लांट, मशीनरी, लेबर जैसे कैपिटल असेट्स है, ठीक है, वो फिक्स रहते हैं, पर हम किस में चेंज कर सकते हैं, लेबर में चेंज कर सकते हैं। लेबर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम कोई भी कंट्री का आउटपुट क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है, पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर वो अपने लिए शॉर्ट रन होगा और मोर देन 1 ईयर वो अपने लिए लॉन्ग रन होगा। तो याद रखना, कोई भी कंट्री है, कोई भी इकोनॉमी है, उसमें अगर लॉन्ग रन के अंदर आपको आपके कंट्री का प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके MPL पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे, और दूसरा कंट्री के अंदर क्या वेज रेट चल रहा है उस पर। अगर वेज रेट हाई होगा तो डिमांड ऑफ लेबर लो होगा,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लो होगा तो डिमांड क्या होगा, हाई होगा। एक बार इस कंसेप्ट को हम ग्राफ की मदद से भी समझेंगे, पहले थोड़ा रीड कर लेते हैं कि फंक्शन कैसे बनता है। तो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ आगे, देखिए क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ बताया सो द आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, ठीक है ना। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। वैसे तो जो आपकी कंट्री का आउटपुट है, आउटपुट इसका लेवल और एम्प्लॉयमेंट का लेवल, लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कैपिटल पे भी और लेबर पे भी। कैपिटल और लेबर ये प्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैपिटल को यहाँ पर के से डिनोट किया हुआ है और लेबर को यहाँ पे एन से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। बट अब मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भले किसी भी चीज़ से इसको डिनोट किया गया है, ठीक है, लेकिन कैपिटल फैक्टर को हम स्टडी के अंदर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल जो है वो लॉन्ग रन में चेंज होता है। शॉर्ट रन में क्या रहता है, फिक्स रहता है, याद रखना है आपको। शॉर्ट रन में कैपिटल क्या है, फिक्स है, वो चेंज होता नहीं है, ठीक है। पर लॉन्ग रन के अंदर वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। बट अपन अपना जो स्टडी है अभी शॉर्ट रन के लिए है, इसलिए हम कैपिटल के लिए ज़्यादा कोई भी स्टडी को आगे करेंगे नहीं। हम अपनी स्टडी में किसके ऊपर फोकस करेंगे, ओनली ऑन लेबर के ऊपर। तो यहाँ पर पीगू का कहना ऐसा था, जो डिमांड है, डिमांड ऑफ लेबर है, डिमांड ऑफ लेबर वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड ऑफ लेबर जो है वो लेबर के ऊपर डिपेंड करती है कि लेबर का एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं आउटपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेबर्स के ऊपर, पूरा के पूरा लेबर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर अगर हाई होगी तो आउटपुट हाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर लो होगा तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, लो। तो यहाँ फंक्शन क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये रहा वाई वाला फंक्शन। तो क्या है ये फंक्शन, देखिए y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट इनटू के एन एन, ठीक है। यहाँ पर जो y है वो इनकम डिनोट करता है। इनकम का मतलब क्या होगा, देखो हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं। नेशनल इनकम जीडीपी के बराबर होती है। आपकी कंट्री का जीडीपी, आपका कंट्री का टोटल क्या होता है, आउटपुट। टोटल आउटपुट को ही बेचते हैं तो वो नेशनल इनकम बनती है। तो इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू फंक्शनल नोटेशन के अंदर किसका फंक्शन है, इनकम। इनकम फंक्शन है आपके कंट्री के कैपिटल का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करा है आपके कंट्री में आपने, और दूसरा आपके कंट्री के अंदर लेबर की सप्लाई कितनी है। तो लेबर की जितनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, जितना ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड होगा, जितना ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्ट होगा, ठीक है, जितना पैसा लगाओगे, जितनी पूंजी लगाओगे, जितना लोगों को काम मिलेगा, उतना ही ज़्यादा कंट्री का क्या होगा, आउटपुट, टोटल आउटपुट होगा, उतना ही कंट्री का जीडीपी होगा, उतनी ही कंट्री की नेशनल इनकम यानी इनकम होगी। इसलिए फंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। कैपिटल यहाँ पर शॉर्ट रन में वर्क नहीं करता। तो शॉर्ट रन में सिर्फ ओनली कौन वर्क करता है, लेबर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। लेबर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्री के आउटपुट को चेक कर सकते हैं, उसका लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, व्हेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर इंक्रीजेस विद द फिक्स्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिमिनिशेस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये कौन सा, यहाँ पे याद रखना आपको, कौन सा लॉ काम कर रहा है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में हमेशा याद रख लेना, ये वर्ड याद रख लेना, जब भी शॉर्ट रन है और कौन सा लॉ वर्क कर रहा है शॉर्ट रन में, कोई भी थियरी होगी, शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करता है। क्यों, क्योंकि मान लो मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके एक शॉप ले ली, एक मशीन लगा दी, ये हमारी मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन के अंदर मान लो 10 लेबर काम कर रहे हैं, तो 10 लेबर मिलके 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, 1000 से प्रोडक्शन को 500 तक पहुंचाना है, तो मुझे 5 लेबर और रखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल है वो तो कैसा है, कांस्टेंट है। अभी हमने पढ़ा शॉर्ट रन के अंदर कैपिटल फिक्स रहता है, कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो लेबर की वो डिमिनिश होना चालू हो जाएगी, वो गिरना चालू हो जाएगी।
अगर ये भी बढ़ रहा होता तो ये तो बढ़ता ही बढ़ता, साथ में लेबर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती थी। पर यहाँ पूरा के पूरा जो बर्डन है, पूरा के पूरा बोझ है, वो किसके ऊपर है? अपने लेबर्स के ऊपर, जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो डाउन जा रही है, डिमिनिशेस जा रही है विद द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आउटपुट आप इंक्रीज करवा रहे हो उनसे, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? डिमिनिशेस हो रही है। डिमिनिशेस होने का मतलब होता है गिरना। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे जाते हैं। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द एंटरप्रेन्योर टू एम्प्लॉय मोर लेबर। देखो, इंटरप्रीनियर्स जो है, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो मैनेजर्स है, उनके लिए प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करें, लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द रियल वेजेस। इस सिचुएशन में आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ठीक है, वो आपके रियल वेजेस से अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, आपके जो आप जो पेमेंट कर रहे हो, जिस रेट से पेमेंट कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में उनका जो प्रोडक्शन का जो रेट है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इंटरप्रीनियर के लिए क्या है? प्रॉफिटेबल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करे। यानी रूल क्या बोलेगा कि हम तब तक ही लेबर का एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तब तक ही लेबर की सप्लाई इंक्रीज करते जाएंगे जब तक आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपके वेज रेट से ज़्यादा मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैंने जितने भी लेबर रखे उन सबका मार्जिनल रेट मेरा मान लो आ रहा है 100 रुपये, और वो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 150 रुपीज़ के प्रोडक्ट जितनी है, ठीक है। दैट मीन्स मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को क्या करूँगा? एम्प्लॉय करूँगा। ये पहला। दूसरा क्या बोला? वंस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द एमपीएल। अब दूसरे सिचुएशन में क्या बोला है? अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो किसके इक्वलेंट हो जाए? आपके वेज रेट के इक्वलेंट हो जाए, फर्दर एम्प्लॉयमेंट शुड बी स्टॉप। तो वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट को क्या कर देते हैं? लेबर्स को अब रखना बंद कर दिया। लेबर्स को कब तक हम एम्प्लॉय करते? सप्लाई कब तक इंक्रीज कर रहे थे? जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो आपके वेज रेट से ज़्यादा है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो हम लेबर को एम्प्लॉय करना, काम पे रखना बंद कर देंगे। शुड बी स्टॉप। सो इक्वालिटी बिटवीन एमपीएल एंड वेज रेट डिटरमाइन द डिमांड ऑफ लेबर। याद रखना, यहाँ दो फैक्टर, कौन? एमपीएल और वेज रेट, ये डिसाइड करते हैं कि हम कब तक लेबर्स को काम पे रखेंगे, कब बढ़ाएंगे और कब कम करेंगे। अब तीनों सिचुएशन आप वापस से एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा है, जो आप पैसे चुका रहे हो उससे, पैसा दे रहे हो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करके दे रहे लेबर, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन वेज रेट, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? लेबर की जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर, उसको इंक्रीज कर देंगे और उससे अपना आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स इक्वालिटी आ चुकी है, अब मुझे लेबर सप्लाई करने से, अगर मैं लेबर को यहाँ पे लेबर सप्लाई इंक्रीज कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मैं लेबर सप्लाई क्या कर दूंगा? इंक्रीज करना स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन हमको समझाते हैं। एक मिनट, ये कंक्लूजन हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमको कब सप्लाई एम्प्लॉयमेंट करना है, कब नहीं करना है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेबर की जो डिमांड है, डिमांड फॉर लेबर इज कंट्रोल बाय या डिटरमाइंड बाय एमपीएल एंड वेज रेट। ओके, अब नेक्स्ट, सो आफ्टर दिस पॉइंट द डिमांड फॉर द लेबर विल इंक्रीज ओनली व्हेन द रियल वेजेस डिक्लाइन। अब इस पॉइंट के आगे तभी लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, तभी डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी, जब आपका वेज रेट क्या होगा? डिक्लाइन। अगर वेज रेट कम होगा अब आगे, ठीक है ना, वेज रेट कम होगा, तभी आप क्या करोगे? डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज करोगे या सप्लाई ऑफ लेबर या एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इंक्रीज करोगे। ठीक है ना? तो याद रखना, आपका डिमांड ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वेज रेट पे। वेज रेट कम होना चाहिए और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे? लेबर की डिमांड करोगे, अदरवाइज आप लेबर की डिमांड नहीं करोगे। और इसके वर्स्ट केस में लेबर की डिमांड नेगेटिव हो सकती है, जब वेज रेट ज़्यादा हो जाए और एमपीएल कम हो जाए तो हमको लोगों को काम से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक अभी अपन ने दो कंसेप्ट देख लिया। अब इसका भी एक ग्राफ है, वो देख लेते हैं।
अगर कोई डाउट है तो पूछते रहना, हेमांगी, देवांशी, रानी। अब यही दोनों जो कंसेप्ट है, पहला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और दूसरा जो अपना कंसेप्ट था वेज रेट, उसको अपन यहाँ पे अब समझने का ट्राई करेंगे। आप ये ग्राफ को अच्छे से देख सकते हो। एक साइड आपको दिख रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑन दिस साइड, ठीक है, और ऑन अदर एंड आपको दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट, कि आपने कितने लोगों को काम पे रखा। एम्प्लॉयमेंट को आप बोल सकते हो डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है ना। और दूसरी साइड आपको वापस से दिख रहा है डिमांड ऑफ लेबर, और इस साइड है आपका वेज रेट। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जो निश्चित करते हैं। डिटरमाइन करना मतलब निश्चित करना, धारणा, डिमांड फॉर लेबर, बीएल। अब सबसे पहले हम लेफ्ट वाली फिगर देखेंगे क्या बोलती है। व्हेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर इंक्रीजेस फ्रॉम OL1 टू OL2। आप देखो यहाँ पे, अगर हम एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर की एम्प्लॉयमेंट OL1 से कहाँ पे ले जा रहे हैं अपन, OL2 पे। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिटरमाइन फ्रॉम OM1 टू OM2, ठीक है ना। सो एमपीएल कर्व इज डाउनवर्ड फॉलिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है एमपीएल कर्व कैसी है, डाउनवर्ड फॉलिंग, ठीक है ना। एक बार वापस से देख लो, इस चीज को समझ लो। ये सब रब कर देता हूँ पहले मैं, अच्छे से समझते हैं इसको एक और बार। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, सप्लाई को बढ़ाना चाहते हो, लेबर्स को काम पे रखना चाहते हो। क्या रीजन है, क्योंकि आपको क्या बढ़ाना है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट कंट्री का, उसका लेवल बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। OL1 से, लेवल 1 से कहाँ जा रहे हो, लेवल 2 पे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो आपकी OM2 से कहाँ पे आ जाएगी, OM1 पे डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध है। यहाँ पर आपका जो मार्जिनल कर्व है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर, वो क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर कर्व डाउन हो रहा है, डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एमसीक्यू के पर्पस के लिए आपको अच्छे से समझ लेना और याद रख लेना है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व कैसी है, डाउनवर्ड फॉलिंग लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट सेम यहीं पे ऐसा भी हो रहा है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा रहे हो, डिमांड फॉर लेबर बढ़ा रहे हो, तो वेज रेट क्या हो रहा है, वेज रेट यहाँ पे डाउनवर्ड फॉलिंग है, नीचे जा रहा है। यहीं पे देखो, द डिमांड ऑफ द लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इंक्रीजेस फ्रॉम OL1 टू OL2 व्हेन द रियल वेजेस rate decrease from wage rate 2 to wage rate 1. So demand curve is downward falling. तो आपको ये याद रखना अच्छे से अब कि आपकी जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व या डिमांड ऑफ फॉर लेबर कर्व जो है वो डाउनवर्ड फॉलिंग क्यों होती है, उसके दो रीजन होते हैं। जब आप लेबर की सप्लाई को, लेबर के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने जाओगे, लेबर की ज़्यादा डिमांड करोगे, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वेज रेट दोनों क्या होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। लेकिन आप तब तक ही उनको एम्प्लॉय कर सकते हो जब तक आपका जो एमपीएल है वो ज़्यादा रहे, किसके कंपैरिजन में, आपके वेज रेट के कंपैरिजन में, तब तक ही आप एम्प्लॉय करोगे। ओके, अब हम डिटरमाइन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे करता है डिटरमाइन, लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड। मार्केट में लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड कैसे इक्वल होती है, कैसे इक्विलिब्रियम होता है, उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब कैसे मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का लेवल डिटरमाइन हो रहा है वो देखते हैं, क्योंकि अपना मेन कंसेप्ट ही यही है कि मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट मैंने हाईलाइट किया है, देखना, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का जो लेवल है वो सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर कैसे डिटरमाइन करेंगे।
The level of employment and output in the economy are determined by the intersection of supply and demand curve of labor. Labor curve और सप्लाई ऑफ लेबर कर्व और डिमांड फॉर लेबर कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, ठीक है, तब क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और उस इक्विलिब्रियम पे ही लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. दिस कैन बी शोन इन द टू पार्ट्स ऑफ द डायग्राम. डायग्राम के दो पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन करके दिया है. अब हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि डिमांड, जो आपकी डिमांड ऑफ लेबर कर्व थी, जो हमने ऊपर ग्राफ में भी बनाई थी, और ये सप्लाई जो उससे पहले वाले ग्राफ में बनाई थी, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं. ई पॉइंट पे वहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है. अब इस साइड आपको रियल वेजेस लिखी हुई है और इस साइड क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. अब ग्राफ ध्यान से देखना, यहाँ पे ग्राफ को एक्सप्लेन करके दिया है. सबसे पहले हम अपर पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं. द सप्लाई ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द लेबर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई हियर. ओ डब्ल्यू इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल वेज रेट. ओ एल इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ओ एल दिख रहा है, ये ओ एल जो है वो एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना. और यहाँ पर ओ डब्ल्यू जो है वो क्या शो कर रहा है, लेवल ऑफ रियल वेज रेट. दस द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, लेबर मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कैसे किया, क्योंकि लेबर मार्केट के अंदर क्या है, लेबर की सप्लाई है और लेबर की डिमांड है. ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, वो पॉइंट ही हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. और उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट में एक रेट फिक्स होता है लेबर्स का कि कितने रुपए वेज रेट चलेगा, और जितना वेज रेट चलेगा उतना ही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है. अब लोअर पार्ट क्या एक्सप्लेन करता है, देखो अब ग्राफ का नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पोर्शन. द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट. अब लेवल ऑफ आउटपुट कैसे डिसाइड हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है. अब आप देखो कि इफ वी एक्सटेंड द लाइन ई एल, अगर अपन जो अपनी लाइन है इक्विलिब्रियम लाइन जो ई एल, उसको एक्सटेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, ई एल का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, फ्रॉम द अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट. अपर पार्ट से कहाँ पे लेके आए अपन उसको, लोअर पार्ट. ये दिख रहा है ई एल. ग्राफ पे आप ध्यान से देखना, मैंने ब्लू से, एक मिनट रेड यूज करते हैं, ई एल, उसको हम नीचे लेके आ रहे हैं, दिख रहे हैं, डाउनवर्ड, ठीक है. लोअर पार्ट वी कैन सी दैट इट कट्स द प्रोडक्शन फंक्शन एट आर. प्रोडक्शन फंक्शन को कहाँ पे कट कर रहा है, वो नीचे की तरफ ग्राफ में आर पे. ग्राफ नीचे भी चलता है, ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये ग्राफ उल्टा चल रहा है. अगर आप सपोज आप अज्यूम कर लो कि आप क्या कर रहे हो, आप आपका जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसको नीचे लेके आ रहे हो. कहाँ पे लेके आ रहे हो, ई एल लाइन पे, और वो आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, आपके प्रोडक्शन फंक्शन को. ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, आउटपुट का फंक्शन है, ठीक है. उसको इंटरसेक्ट करा उसने आर पॉइंट पे, ठीक है. सो विथ OL लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस OQ लेवल ऑफ आउटपुट. तो कंट्री कितना नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, OQ, O एंड Q, ठीक है ना. तो ये OQ आउटपुट कैसे डिसाइड होता है, OQ आउटपुट डिसाइड होता है आपके एम्प्लॉयमेंट के लेवल से. अब यहाँ पर सो विद द OL लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री कैन प्रोड्यूस OQ लेवल ऑफ आउटपुट. इट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस पे शो किया है, वाई एक्सिस, ठीक है. तो ये थी सिचुएशन कि अगर मैं OL जितना एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, देखो वापिस से एक बार देख लो, अगर मैं OL जितना एम्प्लॉयमेंट करता हूँ तो वेज रेट इतना रहता है, ठीक है. और वही OL जितना अगर मैं एम्प्लॉयमेंट करता हूँ तो लेवल ऑफ आउटपुट इतना रहता है. तो यहाँ पर क्या क्या इक्वल हो गया, आपका वेज रेट जो है वो किसके इक्वल हो गया, वो आउटपुट के इक्वल हो गया. आपका जो आउटपुट है वो एम्प्लॉयमेंट के इक्वल हो गया, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिमांड ऑफ लेबर के इक्वल हो गई. जब ये चारों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड फॉर लेबर, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल हो रहा है. According to Pigou, the problem can be solved by the reducing the wage.
अब ईपी को क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम है कैसे सॉल्व हो सकती है, या अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो कैसे सॉल्व हो सकता है, वेज रेट को रिड्यूस करके। आप वेज रेट को रिड्यूस कर दो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व बाय द वेज कट। अब ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है, इसका नाम ही है वेज कट थियरी, ठीक है। तो जो अपने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना, लाइक पिगू, उन लोगों ने ऐसा बोला था आप वेज कट कर दो, आप लोगों जो मजदूरी चुकाते हैं, अपन जो वेजेस देते हैं उस वेजेस में कमी कर दो और उसको कम करके दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इस थियरी का नाम भी रखा गया है वेज कट थियरी, ठीक है ना। और ये पिगू की थियरी है, ठीक है। और इसका दूसरा ही नाम है थियरी ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ठीक है। अब आता है इसका क्रिटिसिज्म। अब ये थियरी देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर है बहुत सिंप्लिसिटी कि आप लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड को अगर इक्वल कर देते हो तो मार्केट के अंदर आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड हो जाता है। पर लेवल ऑफ सप्लाई और लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड को स्टैब्लिश करने वाले जो फैक्टर है वो दो है, ठीक है ना। तो वो दो फैक्टर को भी अभी अपन ने डिस्कस किया। एक डिमांड के अंदर तो था एमपीएल और दूसरा वेज रेट, और इसके अंदर कौन कौन था, इसके अंदर था एमडीएल, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर, और दूसरा वेज रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको इन सबको हेल्प से इनको स्टैब्लिश करके, इनको इक्वल करके, इक्विलिब्रियम क्रिएट करके लेवल क्रिएट करना पड़ता है। अब इसके क्रिटिसिज्म देखो, सबसे पहले केन्स ने दिए। केन्स रेज द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन। केन ने इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, उसमें अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। केन्स का ऑब्जेक्शन क्या था देखो, केन्स raised following objection against the classical theory of employment and output as well as against the Pigu's view of wage cut as a solution of involuntary unemployment। तो पिगू ने बोला था जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, अनैच्छिक बेकारी है। अनैच्छिक बेकारी का मतलब क्या होता है कि लोग बेरोजगार है, पर क्यों बेरोजगार है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। वो वेज रेट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता है। ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको अपन इनवॉलेंट्री, बिना इच्छा के बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पिगू ने क्या बताया था कि वेज कट कर दो। वेज कट करने का मतलब क्या है कि 200 रुपए देते हैं उसकी जगह क्या कर दो, मार्केट में 180 150 रुपए चलाओ, बचे हुए पैसे से दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे दो। केन्स ने इसका अपोज किया था, क्लासिकल थियोरी के सामने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था। अब देखो, सबसे पहला, मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है ना केन्स का, वो ये है कि जो मनी वेज होती है और जो रियल वेज होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। पिगू बिलीव दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी वेज एंड रियल वेज। तो पिगू का ऐसा मानना था कि रियल वेज और मनी वेज, मनी वेज मतलब एक्चुअली में उसको जो पैसे में वेजेस मिलता है वो, रियल वेजेस का मतलब कि उस पैसे से वो क्या क्या खरीद सकता है वो। तो रियल वेज और मनी वेज, ठीक है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। ऐसा जो बिलीव था ये किसका था, पिगू का, ठीक है ना। व्हेन मनी वेजेस आर रिड्यूस द रियल वेजेस ऑल्सो रिड्यूस ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। अब मान लो अगर मेरे को 10,000 मिलता है, 10 की जगह 8 मिलेगा, तो रियल वेजेस भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब उतने पैसे से मैं उतनी कम चीजें खरीद सकता हूँ। एक टाइम एक साइड पे सोचो तो सही भी लगता है, ठीक है। रियल वेजेस मतलब कि मान लो मेरे को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो मेरा मॉनेटरी वेजेस है, ठीक है। और उस 10,000 रुपए से मैं जितनी चीजें खरीदने की परचेजिंग पावर रखता हूँ वो मेरा रियल वेजेस है। तो पीयू का बिलीव था कि अगर रियल वेजेस, मनी वेजेस डाउन होंगे तो रियल वेजेस भी डाउन होंगे, मनी वेजेस बढ़ेंगे तो रियल वेजेस भी बढ़ेंगे। और केन्स ने बोला ये गलत है। ये अपोजिशन केन्स ने उठाया था, अपोज किया था इस व्यू को। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अदर फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस को। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट के अंदर वेज, अपना जो रियल मनीटरी वेजेस है वो डाउन होने के बाद भी, ठीक है, रियल वेजेस फॉल्स होते हैं नहीं। दिस विल इंक्रीज डिमांड फॉर द लेबर। और ऐसा मानना था पीगू का कि ऐसा करने से लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। अब अकॉर्डिंग टू केन्स देखते क्या, देखो लिखा है, फॉल ऑफ द मनी वेजेस में ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस ऑफ द सेम रेट ड्यू टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो रियल वेज रेट में भी रिमेन सेम। रियल वेज रेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे इवन आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मनी वेजेस। सो देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड ऑफ लेबर। तो केन्स क्या बोलते थे
देखो दोनों की व्यू को मैं एक बार अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पर मेरे लैंग्वेज में क्या कहना चाहते हैं वो दोनों। अब इस थियरी को वेज कट थियरी क्यों बोल रहे हैं, देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने जो एसी पिगू थे, एसी पिगू का ऐसा अजम्पशन था कि अगर हम मनी वेजेस को रिड्यूस करेंगे तो रियल वेजेस भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और रियल वेजेस रिड्यूस होता है तो लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई क्या होगी, चेंज होगी। लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई, जनरली लेबर की डिमांड वो वेज रेट पे डिपेंड करती है। वेज रेट अगर रियल वेज रेट डाउन होते हैं तो लेबर की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसने अपने सेंटेंस में यही बोला था, देखो पीगू बिलीव दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। व्हेन मनी वेजेस रिड्यूस, मनी वेजेस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो रियल वेजेस आल्सो फॉल्स, इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर, इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। हो रहा है ऐसा, है ना। तो ये व्यू था पीगू का। बट अब केन्स क्या बोलते हैं, केन्स का बिलीव ऐसा था कि अगर आप आपके मनी वेजेस को अगर रिड्यूस कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं मार्केट में मनी वेजेस रिड्यूस कर दूं, पगार कम दूं लोगों को, तो रियल वेजेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसा बोला है कि अगर आप मनी वेजेस रिड्यूस कर दोगे ना तो लोग डिमांड कम करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे। ऐसा होने से मार्केट में प्राइस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, प्राइस भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पैसा कम कमाएगा इंसान तो डिमांड कम करेगा। अब मार्केट में अगर चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा, तो रियल वेजेस क्या हो जाएगा, रियल वेजेस रिड्यूस होने की जगह वो कैसा हो जाएगा, सेम, वो चेंज होगा नहीं, अनचेंज रहेगा। और अगर रियल वेज चेंज होगा ही नहीं तो थियोरी काम करेगी नहीं। पीकू का पूरा के पूरा जो व्यू है वो क्या हो जाएगा, वो कोई काम का रहेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा है देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड फॉर लेबर। तो ये सबसे पहला वाला आपको क्रिटिसिज्म याद रखना है, मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, ऐसा अजम्पशन था केन्स का, यही ऑप्शन अपोजिशन था केन्स का। सेकंड, reduction in the effective demand. Keynes argued that if there is a wage cut theory is only some industries, it may increase employment. तो केन्स का ऐसा मानना था रिडक्शन इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर आप वेज कट थियरी को यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं केन्स का व्यू समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान देना। केन्स ने ऐसा आर्ग्यूमेंट किया था कि अगर आप वेज कट थियरी को यूज करके अगर वेजेस कम कर दोगे, ठीक है ना, इफ देयर इज अ वेज कट इन द ओनली सम इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री के अंदर अगर आप वेज कट यूज करोगे, इट में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, तो कुछ ही इंडस्ट्री के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। हर जगह ये थियरी का, हर इंडस्ट्री में ये थियरी काम आ सकती नहीं है, ओनली द सम इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री के अंदर ही ये थियरी काम करती है, जबकि हमको ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर काम करने वाली एक थियरी चाहिए थी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बाकी है। बट इफ देयर इज अ जनरल वेज कट, अगर देखो ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ये जनरल वर्ड किसके लिए यूज किया है, पूरी इकोनॉमी के लिए। अगर ये अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, आईटी है, होटल टूरिज्म है, बीपीओ है सपोज। तो कुछ इंडस्ट्री के अंदर क्या पीगू की थियरी वर्क करती है, केन्स मानते हैं कि हाँ चलो इफ वी आर डूइंग वेज कट इन सम इंडस्ट्री, ठीक है ना, सो इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। बट इफ देयर इज अ जनरल वेज कट, अगर अपन पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर वेज कट थियरी अप्लाई करेंगे, इट विल रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपकी अगर मान लो वेज कट कर दिया, आपकी मजूरी कम करने लग गए, कटिंग करने लग गए, ठीक है, 200 रुपये 300 रुपये जो चल रहा है उसकी जगह आपको 150 100 रुपये देंगे। पूरे इकोनॉमी में अगर ऐसा करेंगे, जनरल वेज कट कर देंगे, अगर स्पेशल की जगह क्या कर देंगे, जनरल, सिलेक्टेड इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्री की जगह सब इंडस्ट्री में जनरल वेज कट हो गया, तो लोगों का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, डाउन।
सो इफेक्टिव डिमांड विल बी डिक्लाइन, तो मार्केट के अंदर जो इफेक्टिव डिमांड है वो क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी, डिक्लाइन हो जाएगी। 10 इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वेज कट विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, तो वेज कट उल्टा हो जाएगा। वेज कट थियरी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी की जगह पे क्या करने लगेगी, बेरोजगारी करने लगेगी। पता है कैसे, देखो मान लो पूरी इकोनॉमी के अंदर वेज कट थियरी अप्लाई कर दी, तो लोगों का क्या हो जाएगा, इनकम डाउन हो जाएगा। लोगों की इनकम क्या हो गई, डाउन। अगर लोगों की इनकम डाउन हो जाएगी तो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, डाउन। मार्केट में डिमांड भी कैसी करेंगे, कम। डिमांड कम हो जाने से प्रोड्यूसर्स जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो डिस्करेज हो जाएंगे, तो वो प्रोडक्शन भी डाउन कर देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, डाउन। देखो लिखा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने की जगह इट विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। फिर आएगा मनी इल्यूजन। तीसरा जो इनका, एक मिनट, थर्ड जो इनका क्रिटिसिज्म था केन्स का, वो था मनी इल्यूजन। मींस पीपल विल एसोसिएटेड देयर परचेजिंग पावर विद द मनी वेज रेदर देन रियल वेज, ठीक है। तो मनी इल्यूजन क्या होता है, लोगों को मनी का इल्यूजन रहता है। मनी इल्यूजन मतलब वो ये देखते हैं कि अपने को मंथ के एंडिंग में उनके हैंड में, उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, वो ये नहीं देखते कि उस पैसे से वो कितना परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उनके बैग में कितना आ रहा है, ठीक है, ये लोग वो नहीं देखेंगे, ये वही देखेंगे कि उनके हाथ में कितना पैसा आता है। इसको बोलते हैं मनी इल्यूजन होना। तो याद रखना मनी इल्यूजन मींस पीपल विल एसोसिएटेड विद परचेजिंग पावर। पीपल सिर्फ क्या सोचते हैं, किससे जुड़े होते हैं, परचेजिंग पावर विद मनी रेदर देन द रियल वेजेस। उस पैसे से कितना आता है वो कोई नहीं देखता। अकॉर्डिंग टू केन्स, व्हेन देयर इज अ कट इन द मनी वेजेस पीपल फील देयर परचेजिंग पावर हैज डिक्लाइन, ठीक है। अगर लोगों के वेज कट कर देंगे तो लोगों का परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। सो दे डू नॉट अलाउ द कट इन द मनी वेजेस, इसलिए लोग इस थियरी का अपोज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप मान लो आज आपका सैलरी 10,000 है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ अपन आपकी सैलरी 7,000 कर देंगे, ऐसा करने से मार्केट के अंदर अच्छा सिचुएशन रहेगा, सब अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगर मैं ऐसा आपको प्रपोज करूँ सब लोगों को, तो पता है आपका मेंटालिटी ऐसा होता है, पैसा कम नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो भले थियरी सही भी हो, बट लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए लिखा है दे डू नॉट अलाउ द कट इन द मनी वेजेस। दे मतलब लोग, पीपल। लोगों को अगर आप वेज कट करोगे तो उनका मनी वेजेस डाउन हो रहा है, उनका परचेजिंग पावर लो हो रहा है, ऐसा फील होगा, और लोग फिर इसका अपोज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को मनी का इल्यूजन है। लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, उस पैसे से कितनी चीजें आ रही है वो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अब आता है ऑपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। याद रखना लोग तो अपोज करेंगे ही करेंगे इस थियरी का, केन्स ने बोला था लोग तो अपोज करेंगे ही, साथ में केन्स आर्ग्यूड दैट वर्कर आर मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। जितने भी वर्कर होते हैं जिनको आप वेजेस पे करते हो वो ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द मनी वेजेस, अगर आप मनी वेजेस को रिड्यूस करोगे, बट इट विल स्ट्रांगली अपोज बाय द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन उसका स्ट्रांगली क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। एंड लास्ट, अदर फैक्टर अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी है जो एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द क्लासिकल थियरी argued that volume of employment depend upon the real wage rate. According to Keynes, the volume of employment depends upon the certain other factor such as aggregate spending and not only the real wage rate. अब केन्स का ऐसा assumption था कि जो अपने पिगू थे उन्होंने पूरा के पूरा फोकस किस पे करा है, रियल वेज रेट पे, क्योंकि चाहे वो डिमांड फॉर लेबर हो या सप्लाई फॉर लेबर हो, उसमें वेज रेट तो था ही, इसमें एमडीएल था, उसमें एमपीएल था, लेकिन वेज रेट दोनों में था। दैट मींस पीगू ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, वेज रेट पे, रियल वेज रेट पे होगी। पीगू का असम्पशन है कि रियल वेज रेट ही क्या करेगा, मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा और एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा। बट केन्स ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। रियल वेज रेट इज नॉट अ अलोन फैक्टर टू अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को, एम्प्लॉयमेंट के वॉल्यूम को सिर्फ वेज रेट इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी है जो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसको यहाँ पर उन लोगों ने, पीगू ने कंसीडर नहीं किया है। ये 5 क्रिटिसिजम्स थे केन्स के, ठीक है ना, याद रखना। तो क्लासिकल का जितना भी क्रिटिसिजम्स मिलेंगे
वो सब ज़्यादा से ज़्यादा केन्स और उनके सपोर्टर्स ने ही किए होंगे। तो आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास मटेरियल है, आप इसको अच्छे से डिस्कस करो, कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे पूछो, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उस क्वेश्चन का जो हेडिंग है उसका नाम है वो है वेज कट थियरी, ठीक है। और वेज कट थियरी किसने प्रोपाउंड की थी, वो किसने प्रोड्यूस करी थी, वो दी थी हमारे पिगू ने। इसी थियरी का दूसरा नाम है द थियरी ऑफ वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। पिगू थियरी, वेज कट थियरी, वेज एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, ठीक है। और इसका डिस्कशन करने से पहले हमने ये जाना कि मार्केट जो है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वो किससे स्टैब्लिश होता है, सप्लाई ऑफ लेबर और सप्लाई फॉर डिमांड फॉर लेबर से। सप्लाई और डिमांड, लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करती है। इसलिए हमने पहले सप्लाई ऑफ लेबर पढ़ा, उसके बाद हमने डिमांड फॉर लेबर पढ़ा। सप्लाई ऑफ लेबर कंट्रोल करने वाले 2 फैक्टर थे, ठीक है, एमडीएल और वेज रेट। और डिमांड फॉर लेबर को कंट्रोल करने वाले भी 2 फैक्टर थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वेज रेट, ठीक है। दोनों का रिलेशन पढ़ा, दोनों कैसे बनती है, कर्व वो सीखा ग्राफ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने दोनों का इंटरसेक्शन देखा, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन इंटरसेक्शन, और किस तरीके से वो मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के लेवल को डिटरमाइन करते वो सीखा, ठीक है। और उसके बाद हमने केन्स के क्रिटिसिज्म्स देखे जो 5 थे। ओके, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, देख लेना।